हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, इसे कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करे थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक T अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड F अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। यानी कि जो कथन सही है उसके सामने आपको T या फिर ट्रू या सत्य लिखना है, और जो गलत है उसके सामने आपको असत्य यानी फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो चुका था। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। यानी आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी निकाय है जो ऑसिलेट कर रही है, जो दोलन गति कर रही है, अगर हम ये बात करें कि प्रति सेकंड वह निकाय या वह सिस्टम कितनी दोलन गति करता है, कितनी संख्या में दोलन गतियों को करता है, उसको इसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। बेसिकली क्या कहा गया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड को टाइम पीरियड कहा गया है। यानी कितने ऑसिलेशन, कितनी दोलन गति कर रहा है प्रति सेकंड में, उसे यहाँ पे टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहा है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम प्रति सेकंड दोलनों की संख्या की बात करते हैं तो इसका बेसिक सा अर्थ है, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आवृत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी ये क्या है आपका फॉल्स, क्योंकि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। ठीक है, यानी कि अगर कंपन का आयाम बेहद ज्यादा है, साउंड इज फीबल, यानी जो ध्वनि होगी वो मंद हो यानी हल्की हो। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। यानी कंपन का आयाम अगर बेहद ज्यादा है तो जो आपकी ध्वनि है, जो साउंड है, वो बिल्कुल फीबल या मंद हो। अब जब हम आयाम की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, आयाम यानी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली आयाम क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अधिकतम विस्थापन की जब हम बात करें। अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो आयाम होता है, आयाम के ऊपर किसी भी साउंड, किसी भी ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज्यादा आयाम होगा, उतनी ज्यादा ध्वनि प्रबल होगी। वहीं अगर आयाम कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, तो ध्वनि कैसी होगी, मंद होगी यानी फीबल होगी। ठीक है, यानी कि अगर आयाम ज्यादा है तो ध्वनि प्रबल है, लाउड है, तेज है। आयाम कम है तो ध्वनि
मंद है यानी फीबल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर वाइब्रेशन यानी कंपन का आयाम बेहद ज्यादा है तो जो ध्वनि होती है वो मंद होती है। और अभी हमने क्या समझा कि अगर आयाम ज्यादा है तो ध्वनि प्रबल होगी यानी लाउड होगी। यानी आपका जो ये स्टेटमेंट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है यानी असत्य है, तो आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज लाउड, यानी यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि प्रबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रबल यानी लाउडनेस आए। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, फॉर ह्यूमन ears the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz। मानव कानों की के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यानी यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो मानव कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन पाते हैं। क्या यह सत्य है? अगर हम बात करें ऐसी ध्वनियां जो मानव कान सुन पाता है या उसे डिटेक्ट कर पाता है, ऐसी ध्वनियों को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं यानी श्राव्य ध्वनि। अब यहाँ पे आपको रेंज दी गई है 20 हर्ट्ज से 20,000। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये जो आपको परास या रेंज दिया गया है, ये जो रेंज है ये आपकी श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड की रेंज है। यानी यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। अगर हम बात करें ऐसी ध्वनियों की जिनका जो रेंज है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है, अगर वो 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो ऐसी ध्वनियों को मानव कान जो है सुन नहीं पाता। ऐसी ध्वनियों को इनऑडिबल साउंड या अश्राव्य ध्वनियां कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो ये डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है यानी सत्य। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, the lower the frequency of vibration the higher is the pitch। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। यानी जितनी कम आवृत्ति होगी उतना ज्यादा तारत्व हो। अब आवृत्ति का अर्थ क्या है, यानी प्रति सेकंड कितनी दोलन गति हो रही, यानी दोलन गति की संख्या प्रति सेकंड को हम आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे, कितनी दोलन गतियां हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है कम है, यानी कंपन की आवृत्ति कम है, तो पिच ज्यादा होता है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो पिच होता है, तारत्व होता है या तीक्ष्णता जो होती है, वो किसकी क्वालिटी है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वॉइस, कोई भी आवाज, कोई भी ध्वनि तीखी है या नहीं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, उतनी आवाज ज्यादा तीक्ष्ण होगी। यानी आवृत्ति जो है ज्यादा है तो तीक्ष्णता भी ज्यादा होगी। ठीक है, तीक्ष्णता क्या होगी, ज्यादा होगी, या तारत्व जो है आपका ज्यादा होगा, यानी आवाज आपकी ज्यादा तीखी।
अगर आवृत्ति कम है, मान लीजिए आवृत्ति कैसी है, कम है, तो इस केस में जो तीक्ष्णता है या तारत्व है या जो आपका पिच है वो कम हो जाए। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा तारत्व, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना कम तारत्व। अब यहाँ पे आपसे कहा है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, यानी जितनी कम जो है कंपन की आवृत्ति होगी उतना ज्यादा तारत्व होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना कम तारत्व होगा, जितना कम आवृत्ति होगी उतना कम आपका तारत्व हो, यानी पिच हो। तो इसका जो आंसर है वो आपका फॉल्स है, यानी असत्य है। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो आपका अगला स्टेटमेंट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। यानी बेसिकली आपसे ये कहा गया है कि ऐसी ध्वनियां जो अवांछित है, अप्रिय है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो अनवांटेड है, जो हमें प्रिय नहीं लगती, हमें सुकून नहीं महसूस कराती, हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसी ध्वनियों को संगीत कहा जाता है। अगर हम संगीत की बात करें तो मोस्टली आपने ये देखा होगा कि जो संगीत होता है वो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हमें मिलता है, जैसे आपकी शहनाई, गिटार, सितार, वायलिन, ठीक है, तबला, ढोलक, तो ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ से जो ध्वनियां निकलती हैं वो आपके लिए प्रिय होती हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको मानसिक संतुष्टि प्रोवाइड करती है, आपको संतोष प्रोवाइड करती है, आपको अच्छा माहौल देती है। अब अगर हम बात करें अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड की, यानी अवांछित अप्रिय ध्वनि की, तो ये ऐसी ध्वनियां हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास हो, जिसके होने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें स्ट्रेस हो सकता है, हमें अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, निद्रा हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको अगर ज्यादा एक्सपोज हो तो आपकी जो कानों की सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है, यहाँ तक कि खत्म भी हो सकती है। तो ऐसी जो ध्वनियां होती हैं जो कि अवांछित होती है, जिससे हमें हार्म पहुंचता है, हमें नुकसान पहुंचता है या हमें अप्रिय होती है, ऐसी ध्वनियों को हम शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर, यानी नॉइस। यानी जो अनवांटेड साउंड है, अवांछित ध्वनियां है, अप्रिय ध्वनियां है, वो क्या है? वो नॉइस, शोर है। लेकिन ऐसी ध्वनियां जो प्रिय है, जो हम चाहते हैं हमारे आसपास हो, जो हमारे मस्तिष्क को आराम पहुंचाती है, ऐसी ध्वनियों को हम संगीत यानी म्यूजिक कहते हैं, जो कि हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मिलती है। वहीं शोर शराबा जो है आपकी मशीनों से निकलता है, आपकी फैक्ट्रियों से निकलता है, लोगों की बातचीत करना, गाड़ियों की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न, अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां हैं उनको मिक्स करके आपका नॉइस यानी शोर बनता है। अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, यानी अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवांछित और अप्रिय ध्वनि को हम शोर कहते हैं, यानी अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइस कहते हैं। वहीं म्यूजिक क्या होता है? प्लीजेंट साउंड, यानी प्रिय ध्वनि। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स यानी असत्य होगा। अब आपका अगला स्टेटमेंट है नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रव्यता अशक्तता उत्पन्न करता है। यानी जो ध्वनि प्रदूषण होता है इससे पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, यानी सुनने की शक्ति
कम होती है या आधी हो जाती है। क्या आपका ये स्टेटमेंट सही है? अब जब भी हम सुनने की शक्ति की बात करते हैं, जो है आपकी श्रवण शक्ति की बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि हमें चीजें कब सुनाई देती हैं, जब वो आपके कानों में या जो साउंड है आपके कानों में पड़ती है। इसके बाद आपके कानों के अंदर जो आपका ऑडिटरी कैनाल है वहां जाती है, फिर आपकी जो एयर ड्रम है उस पे वो क्या करती है, उसे वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, ये जो सिग्नल्स है या जो साउंड है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। अब जब व्यक्ति ज्यादा नॉइज पोल्यूशन यानी जो है ध्वनि प्रदूषण के कांटेक्ट में रहता है, यानी उसके चारों तरफ बेहद ज्यादा शोर शराबा होता है, इस कारण क्या होता है, उसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ तक कि जो आपका ये चारों तरफ नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण होता है, ये आप में जो है आंशिक श्रव असक्तता को भी उत्पन्न कर सकता है, और कभी कभी ये परमानेंट जो है हेयर इम्पेयरमेंट भी कर सकता है, यानी स्थायी रूप से आप अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की कि नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्तता उत्पन्न करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। तो आप यहाँ पे ट्रू लिखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और बिल्कुल जो आपका सूटेबल वर्ड है, बिल्कुल सही शब्द है, उसका यहाँ पे प्रयोग करना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यानी कोई भी वस्तु है उसको एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं एक दोलन की, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक जो ऑसिलेशन है, दोलन है, उसको पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय को जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो कंपन कर रही है या दोलन कर रही है, उसका एक दोलन पूरा होने में कितना टाइम लगता है, ऐसे समय को हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल, ठीक है। तो इसे हम आवर्तकाल कहते हैं यानी टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका loudness is determined by the dash of vibration, यानी अगर हम प्रबलता की बात करें, किसकी बात करें, प्रबलता, तो जो प्रबलता होती है वो कंपन की किस क्वालिटी से, किस विशेषता से आप बता सकते हो कि ये जो ये कंपन है ये प्रबल है या लाउड है, ठीक है। तो जब भी हम प्रबलता की बात करते हैं, अगर हमें किसी भी वस्तु जो कि कंपन कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, दोलन कर रही है, उसकी प्रबलता की अगर हमें बात बतानी है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इस वस्तु का आयाम ज्यादा है, इसके कंपन का आयाम अगर ज्यादा है, तो ये जो वस्तु ध्वनि उत्सर्जित कर रही है वो प्रबल होगी यानी लाउड होगी, ठीक है। तो यानी लाउडनेस किसके ऊपर निर्भर कर रही है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम के ऊपर, किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड यानी आयाम के ऊपर। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे आपका आएगा एम्पलीट्यूड यानी आयाम, यानी किसी भी ध्वनि या कोई भी कंपन की प्रबलता उसके आयाम के ऊपर निर्भर करती है। और आप ये जानते हैं आयाम क्या होता है,
आयाम जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन जो है वो होता है, ठीक है। तो आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगला है आपका द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक क्या है ये आपसे पूछा। तो जब भी हम आवृत्ति के मात्रक की बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका अर्थ है कि वह यूनिट जिसमें आवृत्ति को दर्शाया जा। यहाँ पे हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसकी जो यूनिट है वो आपकी हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। क्या होती है, हर्ट्ज होती। नेक्स्ट है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अवांछित ध्वनियां कहलाती है। अनवांटेड साउंड यानी अवांछित ध्वनियां। तो अवांछित ध्वनियां कहलाती है, यानी ऐसी ध्वनियां जो कि हम नहीं चाहते हमारे आसपास हो, जो हमें प्रिय नहीं होती, जो अप्रिय होती है, ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं, ऐसी ध्वनियों को नॉइस यानी शोर कहा जाता है। और जो प्लीजेंट साउंड होती है वो आपकी म्यूजिक होती है, यानी प्रिय ध्वनियां जो है वो आपकी म्यूजिक यानी संगीत होती। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, यानी किसी भी ध्वनि की तीक्ष्णता को हम किससे बतला सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी विशेषता है वाइब्रेशन की, कंपन की, जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो आपकी ध्वनि है वो तीक्ष्ण है या नहीं। तो जब भी हम श्रिलनेस की बात करते हैं यानी तीक्ष्णता या तारत्व की बात करते हैं, जब भी हम तीक्ष्णता की बात करते हैं, यानी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ध्वनि कितनी जो है तीखी है, तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से। यानी जो वाइब्रेशन की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है या तीखी है। अब आपका अगला प्रश्न है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, यानी एक पेंडुलम है जो 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, आपको कहा गया है कि एक पेंडुलम है, एक लोलक है जो कि 4 सेकंड में 40 बार दोलन गति करता है। आपको इसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया गया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी दोलनों की संख्या। कितनी दी है, 40। समय कितना दिया है, टाइम दिया गया है आपको 4 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको आवर्तकाल निकालना है और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम आवर्तकाल निकालते हैं, यानी टाइम पीरियड।
ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है आपको, आवर्तकाल निकालना है, कैसे निकालेंगे? टाइम, समय कितना है? 4 से, कितनी दोलन है? 4। सॉल्व करेंगे, 0.1 सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया, आपका क्या आया है? आवर्तकाल। तो बेसिकली आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है कि एक दोलन को पूर्ण करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे जो आपका आवर्तकाल आया है, टाइम पीरियड आया है, वो 0.1 सेकेंड है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आवृत्ति निकालेंगे। ठीक है, अब आवृत्ति निकालेंगे। दोलन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? दोलनों की संख्या। तो दोलनों की संख्या कितनी है? 40। समय कितना लगा है? 4 सेकेंड। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40/4, यानी 10 हर्ट्ज जो है आपकी आवृत्ति। तो आपका जो आवर्तकाल आया है, दोलन का आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है, तथा इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। टाइम पीरियड ऑफ oscillation is 0.1 second and its frequency is 10 हर्ट्ज। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट डाउन किया होगा। आपको जो न्यूमेरिकल कराया गया है, इसे आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जितने भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।